क्लास 12 इकोनॉमिक्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो इशूज यानी कि नेशनल इनकम, जीडीपी, इनकम डिटरमिनेशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई, ठीक है, उस पूरा उस स्टोरी को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश पीरियड हमारी इकोनॉमी को छोड़ा था और किस लेवल पर हम लाके उसको अभी इस टाइम खड़ा किए हुए हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता ही भारत 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था और उसी के साथ हमको ये देखना है कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी। वॉज इट स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट? हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी या वाइब्रेंट थी? तो सबसे पहले आपको बता दें स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ का रेट 1% से कम है, यानी कि अगर आपके देश का नेशनल इनकम पिछले साल 100 रुपए था तो इस साल सिर्फ 101 हो, उससे ज्यादा ना हो, यानी कि ग्रोथ का जो रेट है वो 1% से कम हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसका ग्रोथ रेट कम से कम 3% से ज्यादा हो, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी या वाइब्रेंट थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन वॉज इट बैकवर्ड और डेवलपिंग? इकोनॉमी बैकवर्ड थी या डेवलपिंग थी? अब ये बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें ज्यादातर काम हम हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। हाथ से काम करने का मतलब मेरा ये है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आपको पता है कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है। ऐसी इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। और वहीं ऐसी इकोनॉमी जो अच्छे से मशीन से काम करें, कॉस्ट एफिशिएंट हो, मोर प्रोडक्शन हो, ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। तो हमको ये देखना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी कंट्री किस हालत में थी, क्या वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी या वाइब्रेंट थी, बैकवर्ड थी या डेवलपिंग थी। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें 3 सेक्टर और 3 इंडिकेटर्स को चेक करना होगा पहले। तो पहला सेक्टर हमको जो चेक करना है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। और इंडिया में हमको इंडिकेटर्स को भी चेक करना पड़ेगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है या डेवलपिंग है। क्लियर? आइए देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन। आप देखिए प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर। प्रोडक्शन का मतलब हमारा कुल कितना प्रोडक्शन कर ले रहे हैं और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर हम कितना प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। प्रोडक्शन तो हमारे पास अगर जमीन ज्यादा तो हम प्रोडक्शन तो ज्यादा कर ही लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम पर हेक्टेयर कितना कर ले रहे हैं। तो उस टाइम हमारा दोनों बेकार था। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो पर हेक्टेयर अगर देखें ग्रीड में हम सिर्फ 1 हेक्टेयर से 660 किलोग्राम प्रोड्यूस कर सकते थे, जो कि आज की तुलना में हम 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लगभग हम आज की तुलना में 5 गुना पीछे थे उन दिनों। वही आप राइस का भी है, राइस में हम उन दिनों 665 किलोग्राम प्रोड्यूस कर सकते थे, आज हम 2550 किलोग्राम, यानी कि लगभग 4 टाइम्स का हमने ग्रोथ किया हुआ है, यानी कि उन दिनों हम कितना बैकवर्ड थे। दूसरी चीज हम प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा है। देखिए 64 लाख टन का प्रोडक्शन हमारा वीट का था और आज हमारा वीट का प्रोडक्शन 984 लाख टन का हो गया है। लगभग 16 टाइम्स का ग्रोथ हमने दर्ज किया है यहाँ पर। वही हम राइस में भी, राइस हमने 220 किलोग्राम का 220 लाख टन का प्रोडक्शन करते थे 1951 में, और आज 1102 किलोग्राम का प्रोडक्शन करते हैं, लाख टन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि 5 टाइम्स ग्रोथ किया हमने राइस के प्रोडक्शन में। यानी कि धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट। यानी कि हमारा 1951 के टाइम हमारी इकोनॉमी काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी रही होगी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, उन दिनों हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ज्यादातर फार्मर्स नेचर पर डिपेंडेंट थे। अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल, नहीं बारिश हुई तो नहीं फसल, ठीक है। यानी कि सूखा पड़ने का भी चांस है तो भी फसल खराब हो जाएगा, ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगा। यानी कि एक एवरेज बारिश नहीं हुई तो फार्मर्स हमारा एक तरीके का वल्नरेबल हालत में रहेगा, हमेशा वो एक प्रॉब्लम को सफर करेगा। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है
कि ऐसी फार्मिंग जिसमें एक प्रोड्यूसर होता है, जो फार्मर होता है, वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाए कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से ही उसे प्रोड्यूस कर पाए, मतलब मार्केटेबल सरप्लस ना प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर पाए कि वो मार्केट में बेच ना सके उसको, सिर्फ उसकी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए हो। इसकी समस्या क्या आती है इससे? हमारे किसी फार्मर ने इतना प्रोडक्शन किया कि वो उसके खुद के खर्चे चल रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा मतलब नई मशीनें नहीं ला पाएगा, नई तरीके का सीड नहीं ला पाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, एक तरीके से वो बार बार उधार लेगा और उस तरीके से ट्रैप में फंसता चला जाएगा। नेक्स्ट है गर्ल बिटवीन ओनर ऑफ द साइल एंड टिलर ऑफ द साइल। ओनर मतलब जो लैंड का मालिक होगा, और टिलर मतलब जो उस पर काम कर रहा होगा, सीधा मजदूर आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों में बहुत अंतर था। मजदूर जो होता था वो बेचारा ओनर से लैंड ले लेता था और ओनर उस पर ₹1 नहीं लगाता था। कॉस्ट में कोई भी ओनर की तरफ से कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा खासा हिस्सा वो रेवेन्यू से ले जाता था, यानी कि कॉस्ट में तो वो कुछ नहीं लगाया, लेकिन रेवेन्यू के टाइम वो पहुंच जाता था और एक बड़ा हिस्सा लेकर चला जाता था। इससे हमारे फार्मर जो थे उनके पास कम से कम पैसे रह जाते थे और वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मजबूर हो जाते थे, वो नया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, मशीन नहीं ला पाते थे, अच्छी सीड नहीं ला पाते थे, मजबूर हो जाते थे। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उन दिनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम ट्रायंगुलर हुआ करती थी। आज आप टैक्स सीधे गवर्नमेंट को देते हैं, उस टाइम गवर्नमेंट ने एक बीच में जमींदार बना दिया था। जमींदार क्या करते थे, जमींदार सरकार को एक निश्चित टैक्स दे देते थे, सपोज 10% दे दिए, लेकिन वो फ्री होते थे कि वो अपने नीचे टिलर से जितना चाहे उतना टैक्स वसूलें। तो इस तरीके से जो जमींदार हुआ करते थे वो हमारे टिलर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और कह सकते हैं कि बहुत खराब कंडीशन था एग्रीकल्चरल फार्मर्स का। नेक्स्ट स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जमीनें जो थी किसानों के साथ वो फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड में मतलब एक जमीन यहाँ तो दूसरी जमीन यहाँ, तीसरी जमीन यहाँ। तो इससे क्या होता है, जब जमीनें आसपास नहीं होती हैं तो किसान का खर्चा बढ़ जाता है। वो एक बार यहाँ मशीन लगाए, एक बार यहाँ लगाए, एक बार यहाँ लगाए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, उसमें आपको पता होगा कंटिन्यूअस अगर हम काम करते हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ता जाता है, लेकिन अगर हम एक बार यहाँ करें, फिर यहाँ करें, फिर यहाँ करें, तो इससे हमारा कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। तो फार्मर्स के पास जो होल्डिंग्स थी लैंड, ये होल्डिंग जो थोड़ी बहुत थी भी वो तो छोटी थी और अलग अलग जगहों में होने के नाते वो बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन, ये समझिएगा, ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को फोर्स कर दिया कि वो इंडिगो, जूट, कॉटन जैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। अब इससे क्या हुआ कि अब उनको इसके बदले में पैसा मिलता था, लेकिन पैसा इतना सफिशिएंट नहीं मिलता था कि वो इससे अपनी जरूरतों को पूरी कर सके। वहीं फार्मर पहले था वीट और राइस प्रोड्यूस करके अपना पेट भर ले रहा था, लेकिन अब के समय में वो जब जूट और कॉटन प्रोड्यूस करने लगा तो वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट हो गया कि हमारा जब माल खरीदेंगे तो हमको पैसा मिलेगा तब हम खरीद पाएंगे सामान। तो इस तरीके से आपने सातों फीचर्स देख लिया तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है। स्टैग्नेंट कहने के हमारे पास पहला है कि लो प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी हम कह सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से बदलते हैं कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके की स्टैग्नेंट है। और फोर्थ हम बात कह सकते हैं कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की वजह से कह सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट है। बैकवर्ड करने के लिए हमारे पास लॉजिक है, एक तो जो ओनर है और टेलर उसके बीच में ह्यूज गैप हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन था। दैट इज ओवरऑल हम कह सकते हैं इकोनॉमी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड थी एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में। पार्टीशन ने भी कंट्री को काफी इफेक्ट किया। 82% पॉपुलेशन हमको मिल गई, इंडिया को मिल गई, और 18% पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ चला गया, लेकिन लैंड हमको सिर्फ 69% मिला। और उसमें भी जो सिंध के किनारे का रिच प्रोडक्शन एरिया था, वेस्ट पंजाब वाला, वो सब चला हो गया पाकिस्तान में। इससे हमारी क्या नाम है, राइस प्रोडक्शन में हमारे काफी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टीशन ने भी काफी डैमेज किया हमारी कंट्री।